Good morning to all of you, my friends. So we are here to discuss the Hindu newspaper analysis of 7th of Feb 2022. So आज के डेट से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे और देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो में कंटेंट रेलेवेंट लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ओके, सो चलिए इसी एम्स एंड मोटो के साथ मूव करते हैं अपने पहले न्यूज की तरफ, पहले पेज की तरफ और देखते हैं क्या कुछ वो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है। ठीक है, यहां पर दो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है जो कि एक को हम डिस्कस करेंगे और एक को नहीं करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको न्यूज बता देता हूं। चरणजीत सिंह चन्नी इज द सीएम फेस ऑफ कांग्रेस इन पंजाब। ठीक है, पंजाब की तरफ से जो कांग्रेस ने अपना सीएम अनाउंस कर दिया है दैट चरणजीत सिंह चन्नी विल बी द नेक्स्ट सीएम फ्रॉम द साइड ऑफ कांग्रेस की तरफ से वो रहने वाले नेक्स्ट सीएम। ठीक है, उन्होंने दिस डिसीजन हैज बीन टेकन फ्रॉम द साइड ऑफ कांग्रेस लीडर एंड द फॉर्मर पार्टी प्रेसिडेंट राहुल गांधी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि बोला कि स्टेट को एक ऐसा पर्सन की जरूरत है जो कि पॉवर्टी को, जो कि गरीबी को समझे। सो इसी थॉट के साथ उन्होंने अनाउंस किया है चरणजीत सिंह चन्नी को अपना नेक्स्ट सीएम फॉर द पंजाब। ओके, दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेशन माउंस इट्स नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अब हमारे बीच नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दैट शी इज नो मोर विथ अस। सी पास अवे एट द एज ऑफ एट 92 की एज में उनका देहांत हो गया और सेंटर इसी बीच दो दिन का नेशनल मॉर्निंग अनाउंस किया है। ठीक है, इनके बारे में बहुत कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं, बहुत कुछ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आई मेक श्योर कि आप उसका नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, एक एक करके मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, लिख लीजिए। पहले मैं आपको इनका लाइफ स्पैन बताता हूं। 1929 में इनका जन्म हुआ और 2022 में इनका देहांत हो गया, मतलब कि रिसेंटली कल के दिन ही इनका देहांत हुआ है। ठीक है, मैं आपको इनके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, सो प्लीज आप इनका एक नोट बना लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता था, पहला यहीं पर आपको दिख जाएगा। तो पहला क्या है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से ये क्या थी, प्रसिद्ध थी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट नेम क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट नेम है क्वीन ऑफ मेलोडी। क्वीन ऑफ मेलोडी लिख लीजिए, क्वीन ऑफ मेलोडी। तीसरा वॉइस ऑफ द मिलीनियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीन नेम्स है जो कि जिससे इनको जाना जाते थे। ठीक है, इनकी आवाज ही एकमात्र पहचान थी इनकी। ठीक है, इनकी आवाज जो थी, इनकी आवाज से ये दिल जीत लेती थी। ठीक है, लोगों के बीच में इनकी आवाज एक गूंजती थी। ठीक है, इसलिए इनको भूलना शायद ही किसी के लिए आसान होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अफेक्शन, बहुत ही प्यार भरा इनका नगमा जो प्रसिद्ध था। ठीक है, इन बहुत सारे लैंग्वेजेस में, लगभग 36 अदर लैंग्वेजेस में इन्होंने अपना सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया, कुछ ऐसे फॉरेन लैंग्वेजेस थे। ठीक है, सो इसी बीच में आपको कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट जैसे कि अवार्ड्स के बारे में बता दूं कि 1969 में लिख लीजिए, 1969 का डेट में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1989 में इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, इन 1997 में इनको महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया और पद्म विभूषण से 1999 में सम्मानित किया गया। 1999 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलियन अवार्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड दैट इज भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया 2001 में। ठीक है, भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया 2001 में। ओके, सो कुछ ऐसे अवार्ड्स एंड ऑनर इनके नाम पे हैं। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स इनके नाम पे है, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर इनके अवार्ड्स नाम पे हैं। ठीक है, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड इनके नाम पे है। तो कुछ अवार्ड्स भी इनके नाम पे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बस अभी मैं आपको बता दूं इनकी जो कंडीशन थी, जो अभी जो इनको कोरोना के लिए पॉजिटिव हो गई। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना में पॉजिटिव हो गई और सी वॉज एडमिटेड इन टू द हॉस्पिटल ऑफ
ऑफ मुंबई ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया, जहां पर उनकी कंडीशन धीरे धीरे क्रिटिकल होती चली गई और उनके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो गए, ठीक है, और उनकी देहांत हो गई, ठीक है। कल के दिन आप सबने न्यूज सुना होगा कि आर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे ट्रिब्यूट्स टू द लता मंगेशकर के को ट्रिब्यूट देते हुए, और मैं आपको इसी बीच में बताऊंगा, ठीक है। सो आगे भी इनके रिगार्डिंग आर्टिकल्स है, सो मैं हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलिए मूव करते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, लर्निंग इन द इंटरनेट एज, ठीक है। इंटरनेट एज के टाइम पे लर्निंग के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसमें दो इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर बेनिफिट है तो उसके लॉसेस भी है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर एक प्रॉस है तो हमारे पास कॉन्स भी हैं इसके, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है कि जो एडवेंट ऑफ वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मेनी एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविस्ट आर स्ट्रीम्ड एंड न्यूज व्यू डिजिटली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। बेनिफिट्स हमारे लिए क्या है कि इंटरनेट से इजी अवेलेबल डाटा है हमारे पास, ठीक है। हर वो सोर्स है जहां से हम अपनी पढ़ाई को, हम अपने एजुकेशन को बेनिफिट करा सकते हैं, हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो वहीं पर हमने देखा है कि हमारे पास कुछ कॉन्स भी है, कुछ नेगेटिव भी हैं, ठीक है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स, यहां पर आप देखेंगे, आपको मैं प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं बेनिफिट्स बता देता हूं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। आपके पास अगर इंटरनेट है तो यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज इफ यू टेक्स द थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे में अगर आप थिंग्स को लेते हैं, सो यू कैन गो एंड यू कैन डू द फर्दर स्टडीज फ्रॉम इंटरनेट से आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। वहां पर आपको इंटरनेट आपके पास अगर अवेलेबल है, सो यू कैन गो फॉर द यूट्यूब एंड यू कैन सर्च फॉर द फर्दर वीडियोज के लिए आप सर्च कर सकते हैं। यू कैन नो द थिंग्स अबाउट आर इंडिया के बारे में आप जान सकते हैं, क्या कुछ वो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी कंट्री में, ठीक है, क्या कुछ वो मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स जान सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ई लर्निंग को लेकर बहुत ज्यादा यहां पर बात की गई है। ई लर्निंग हैज हेल्प्ड पीपल लर्न एनीवेयर एंड एनी टाइम, कहीं भी और कभी भी आप इसके थ्रू लर्न कर सकते हैं। इंटरनेट एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आप कहीं भी और कभी भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरनेट, हैविंग इंटरनेट, ठीक है। एट द सेम टाइम यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बताए गए हैं, ठीक है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है? देयर हैव आल्सो बीन सम प्रॉब्लम्स एरिया ऑफ्टन बोथ टीचर एंड स्टूडेंट टेक्स ऑनलाइन क्लासेस वेरी कैजुअली, ठीक है। आप यही अगर मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता दूं, ठीक है, इंटरनेट तो एकमात्र ऐसा साधन है जिसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरनेट को हम ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप पॉजिटिव वे में कुछ चीजों को लोगे तो ऑफकोर्स पॉजिटिव वे में वो चीजें जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ही नेगेटिव वे में जाने लगोगे तो इंटरनेट आपके लिए वो क्या मुसीबत बन जाएगा, ठीक है। सो यहां पर ऑनलाइन क्लासेस की बात की गई है। ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि जो टीचर्स और स्टूडेंट होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, कैजुअली हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वो भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं और जो स्टूडेंट है वो भी ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो पंक्चुअलिटी एंड द फॉर्मेलिटी हैव सफर्ड, ठीक है, पंक्चुअलिटी एंड फॉर्मेलिटी को सफर करना पड़ रहा है। इट इज नॉट अनकॉमन फॉर स्टूडेंट टू मार्क अटेंडेंस एंड देन अब डिसअपियर फ्रॉम द क्लास, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के लिए अनकॉमन है कि अपने अटेंडेंस को वहां लगाना नहीं पड़ता है और वो डिसअपियर हो जाते हैं क्लास से, ठीक है। सो दे वुड नॉट बी एबल टू फोकस द क्लासेस, ओके। बट इंटरनेट के प्रॉफिट्स आपको इस एज में बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। वाई विथ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट बीइंग फैमिलियर विद द ऑनलाइन मोड, it's now possible to take advantage of the learning from the past couple of years, inclusion of the lectures by the global experts and conducts of conferences, webinars and the via work administratives and other meetings can now be moved online unless physical presence in absolutely initial, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि टीचर्स और जो स्टूडेंट का एक रिलेशन होता है, ठीक है, वो वहां पे यहाँ पर नहीं दिखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब एक स्टूडेंट क्लास में जब पढ़ता है तो उसका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब ये ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा कैजुअल वे में पढ़ते हैं, इसमें यहाँ पर इसकी बात की गई है, ठीक है। सो इट्स नीड टू इम्प्रूव, आपको पता है। लेकिन ये यहाँ पर कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है कि इंटरनेट के गलत फायदे हैं, ठीक है। इंटरनेट के आपके ऊपर है कि टोटली आप इंटरनेट के बहुत सारे प्रॉफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
और देखते हैं क्या कुछ आगे इंपॉर्टेंट न्यूज है। हाँ, एक यहाँ पर स्पीसीज की बात की गई है, दैट इज ब्लैक पैचर। ब्लैक पर्चर एक नाम की स्पीसीज है, ठीक है, जो एक ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज है ये, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप की आपको स्पीसीज देखने को मिलेगी। इट्स अ रेयर इंसेक्ट साइट इन शेषाचलम, ठीक है। शेषाचलम की एक रेयर ये इंसेक्ट है, ठीक है। एक तिरुपति के फोटोग्राफर के द्वारा इस फोटो को क्लिक की गई है। यू कैन सी द इमेज एंड इट्स अ ब्लैक पर्चर। ब्लैक पर्चर है ये, जो कि एक ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज है। और यहाँ पर रिसेंटली अभी इसकी बात की गई है कि अभी ये लीस्ट कंसर्न में, अभी ये बताएं, खुद इन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो कि इन्होंने फोटोग्राफ जो लिए है ना, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि आई हैव सीन मेनी इंसेक्ट इन द फॉरेस्ट। मैंने बहुत सारे इंसेक्ट देखे हैं फॉरेस्ट में, बट चूज दिस ब्लैक ड्रैगन फ्लाई एज आई थिंक हाउ फेल्ट इट्स वॉज रेयर, ठीक है। मतलब इन्होंने बताया कि इतने सारे मैंने इंसेक्ट्स देखे, लेकिन उनके बीच में जो ये ड्रैगन फ्लाई का मैंने जो पिक्चर में फोटो आपको दिख रहा है, इनके ये बहुत ही ज्यादा रेयर हो गए हैं, ये लीस्ट कंसर्न हो गए हैं। मतलब कि ये अभी मिलते नहीं है जल्दी जल्दी, ये हाल ही हमको दिखते नहीं है, ठीक है। इट टुक 4.5 hours फॉर मी टू गेट अ क्लोज व्यू। लगभग 4 से 5 घंटे लग गया मुझे इसका क्लोज व्यू लेने में, और बहुत ही कम ही ये स्पीसीज मेरे को उस फॉरेस्ट में देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, IUCN के द्वारा बताया गया है कि जो ब्लैक ग्राउंड स्कीमर्स है, इट वाज लेवल्ड इन 2016 एज अ लीस्ट कंसर्न। इनको लीस्ट कंसर्न के जो IUCN का स्टेटस है, इनका लीस्ट कंसर्न है। और कुछ स्टेट्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ स्टेट के नाम बता दूं, जैसे कर्नाटका हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, तो कुछ इन स्टेट्स में इनको ये स्पीसीज देखी जाती है, ठीक है। मिस्टर सिद्धार्था जी हैं, जिन्होंने ये फोटोग्राफी ली है, जिन्होंने ये पिक लिया है, इनको अवार्ड से, मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया रिसेंट रिपब्लिक डे पर, ठीक है, इन चित्तौड़ फॉर हैविंग स्कोर्ड फर्स्ट इन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इन द डिस्ट्रिक्ट बाय कैप्चरिंग द इमेज ऑफ रेड ड्रैगन फ्लाई इन द पास्ट। इन्होंने रेड ड्रैगन फ्लाई का इमेज को कैप्चर किया था, फोटोग्राफ्स इनका रेड ड्रैगन फ्लाई का लिया था, इसलिए इनको मेरिट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया ऑन रिपब्लिक डे, ठीक है। सो नाम याद रखिएगा, ब्लैक पर्चर। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, डिप्लाकोड्स लेफिब्री, ठीक है, लिख लीजिए, डिप्लाकोड्स लेफिब्री इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज। एक ड्रैगन फ्लाई की ये स्पीसीज है, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो स्पीसीज है ये बहुत ज्यादा रेयर है, तो हमको इसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। सो हम अभी ये एडिटोरियल के ऊपर आगे। एडिटोरियल मुझे आज का कुछ खास दिखा नहीं, ठीक है। जो ये एडिटोरियल है, ये वाले, ये ऑल अबाउट द 5G के इंक्लूजन की बात की गई है। 5G का रोल आउट किया जाएगा। आप सभी को पता है कि रिसेंटली जो बजट का सेशन हुआ था, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि वी विल सी द इन 2023 5G के रोल आउट होने वाले हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द 5G। और यहाँ पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट दिखाने, ठीक है। हाँ, एक यहाँ पर मेरे को डाटा रिटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर बताया गया कि एक वेलकम डेवलपमेंट में द नेशन हेल्थ सर्वे NHA, द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हैज इनिशिएटेड अ कंसल्टेशन process on the data retention of health data by the healthcare providers in the India. The consultation paper asks for the feedback on what data is to be retained or for long. ठीक है, ये बोला जा रहा है कि कौन सी डाटा को रिटेन करना चाहिए और कितने टाइम तक, ये अभी हम एश्योर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें कौन सी डाटा रिटेन करनी है, ठीक है। सो देयर वी नीड टू सच पॉलिसी, कुछ पॉलिसीज की जरूरत है हमें डाटा को रिटेन करने के लिए। लेकिन वहीं साथ साथ में आपको सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उसमें भी मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट। प्राइवेसी क्या है, एक इंसान का, एक पर्सन का फंडामेंटल राइट्स है। An interface into the rights must be a 4-part test: legality, legitimate aims, proportionality and appropriate safeguards, ठीक है। So these 4 पार्ट्स टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, लीगलिटी, दूसरा लेजिटिमेट एम्स, तीसरा प्रोपोर्शनलिटी, और चौथा एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स। दिस द मैंडेटरी रिटेंशन ऑफ हेल्थ डाटा इज वन सच फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस विद द राइट टू द प्राइवेसी, ठीक है। सो देयर आर ऑल्सो बेनिफिट्स एंड द रिस्क ऑफ बैलेंसिंग। मैं आपको बता दूं कुछ बेनिफिट्स हैं। इसका डाटा रिटेंशन का मेन काम क्या होता है, इसका मेन एम है टू डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट टू द इंडिविजुअल्स एट द public at large. Individuals benefit through greater convenience and choice, ठीक है।
ये क्या करेंगे, डाटा को जो इंडिविजुअल्स है उनको बेनिफिट्स करेंगे। अब आप लोग पूछिएगा कि इंडिविजुअल्स को इससे बेनिफिट कैसे होगी। सो थ्रू कन्वीनियंस, थ्रू चॉइस क्रिएटेड, थ्रू पोर्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स, इनके थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बेनिफिट्स होगी। द ब्रॉडर पब्लिक बेनिफिट थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है, और जो लोग जो बच जाएंगे, ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किससे प्रॉफिट्स होगी, रिसर्च और इनोवेशन से प्रॉफिट होगी, ठीक है। सो दीज आर द डाटा रिटेंशन प्लान्स, कुछ हेल्थ डाटा रिटेंशन के ये प्लान्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए। वहीं पर कुछ पॉसिबल सेफगार्ड्स हैं, ठीक है, वो भी दिए गए हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। क्या वो दो ही शायद सेफगार्ड्स हैं, तो वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ और मेरे को इंपॉर्टेंट दिखा नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक इंडियाज रिटर्न टू सेंट्रल एशिया, इंडिया रिटर्न कर गया सेंट्रल एशिया पे, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात की गई है, दैट इज ऑल अबाउट द सेंट्रल एशियन रीजन्स, ठीक है। ग्रेट डायनेमिक पावर्स की बात की गई है, एंड विल ऑल्सो हैव टू फोकस अफगानिस्तान में जो तालिबान का जो पावर उनको उनके ऊपर भी फोकस की बात की गई है। ओके, सो इसके ऊपर जब तक कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आते हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी और कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि वी विल हैव टू डिस्कस द एविएशन फ्यूल इंक्लूजन इन जीएसटी। जीएसटी में एविएशन के जो फ्यूल है उनको इंक्लूड करने की बात की गई है, ठीक है। द गवर्नमेंट विल टेक अप द इंक्लूजन ऑफ एविएशन turbine fuel in the goods and services tax system before the GST Council. Finance Minister Nirmala Sitharaman said on Sunday, noting that high global fuel rate are the cause for the concern. ठीक है, गवर्नमेंट ने ये बताया कि they will take aviation turbine fuel को उन्होंने जीएसटी में इंक्लूड करना है, और ये एज अ हाई ग्लोबल फ्यूल प्राइस का एक बहुत बड़ा कंसर्न के तौर पे बताया गया। ऑफ कोर्स जस्ट नॉट फॉर एयरलाइंस, ठीक है, ना कि सिर्फ केवल एयरलाइंस के लिए, बट आप सभी को पता है कि रिसेंटली आज के डेट में जो फ्यूल की जो प्राइसेस है बहुत ही बड़ा कंसर्न बन गई है, ठीक है। सीतारमन जी ने ये फैसला किनके प्ले में लिया, किनके रिस्पॉन्ड में लिया है, एक स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह है, उनके रिस्पॉन्स में इन्होंने ये फैसला लिया है, ठीक है, और बताया है कि ना कि केवल सिर्फ एयरलाइंस बट ग्लोबल प्राइस ऑफ फ्यूल इज नाउ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस एंड मोर सो फॉर एयरलाइंस बिकॉज इट हैज नॉट येट पिक्ड फ्रॉम द pandemic, the minister said in the post budget interaction hosted by the industry body, ठीक है, इंडस्ट्री बॉडीज के द्वारा जो पोस्ट बजट इंटरेक्शन होस्ट किया गया था उसी में ये हमारे बीच में निर्मला सीतारमन जी ने बोला है, ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एविएशन फ्यूल को इंक्लूड किया जाएगा, जीएसटी रिजीम में इनको पुट किया जाएगा। ओके, सो चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। मैंने आपको इनके बारे में बता दिया, लता मंगेशकर जी के बारे में बता दिया जो कि अभी हमारे बीच में नहीं रही। आपको मैंने बताया, ये भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे ट्रिब्यूट्स टू लता मंगेशकर इन मुंबई ऑन संडे। कल के दिन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिब्यूट पे किया, और ना ही केवल इंडिया बल्कि अदर कंट्रीज, ठीक है, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज जिन्होंने ट्रिब्यूट पे किया, ठीक है, लता मंगेशकर जी को, और उनको बहुत दिस वाज द लास्ट फाइनल सल्यूट टू द लेट लता मंगेशकर जी। ओके, बट इनकी यादें, इनकी जो सिंगिंग की जो वर्ल्ड है, सिंगिंग की जो दुनिया है, उनमें इनका बहुत बड़ा नाम था, और ये है कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ सालों तक दिलों में रहेंगी, हमेशा के लिए इनका एक लोगों से रिश्ता बन गया, ठीक है, हमारी याद में हमेशा से ये रहेंगी। ओके, सो वी कैन नॉट फॉरगेट हर, हम इनको भूल नहीं सकते, ठीक है। और चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को देखते हैं। रशिया 70% कॉम्बैक्ट रेडी, रशिया का लगभग 70% कॉम्बैक्ट रेडी है। आप सभी को पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वहां पर कंडीशन खराब है, लेकिन इसके रिगार्ड में यूएसए ने बोला है कि रशिया के 70% कॉम्बैक्ट रेडी है इन्वेजन के लिए, ठीक है। ये कभी भी और किसी भी हालात में ये अटैक कर सकते हैं, लगभग एक हफ्ता भी हो सकता है इनको अटैक, 2 वीक से पहले भी अटैक कर सकते हैं और 1 वीक में भी अटैक कर सकते हैं, तो इनका कोई वो नहीं है कि ये अभी बाद में अटैक करेंगे, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलेवान सेज रशिया कुड इन्वेड यूक्रेन विद इन डेज और वीक, कुछ वीक्स में या फिर कुछ दिनों में रशिया इन्वेड कर देगा यूक्रेन को। ये कौन बताया? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलेवान, इन्होंने बताया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इनका ये जो स्टेटमेंट आया वो कहां से आया है। रशिया हैज इन प्लेस अबाउट 70% ऑफ कॉम्बैक्ट पावर इट बिलीव्स इट वुड नीड फॉर फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, इज सेंडिंग मोर battalion tactical groups to the border with the neighbor, to US officials said on
सैटरडे, ठीक है। सैटरडे के दिन में दो यूएस के ऑफिशियल ने बोला है कि अपने जो बीटीजी ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स है, उनकी बहुत ज्यादा वहां पर तादाद बढ़ रही है, ठीक है। लगभग 70% से भी ज्यादा उनके कॉम्बैट्स रेडी हैं, ठीक है, तो फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन का फुल स्केल इन्वेजन करने के लिए। इन लास्ट 2 वीक द नंबर्स ऑफ बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स इन द बॉर्डर रीजन हैज राइजन टू 83 फ्रॉम 60। 60 की आंकड़ा से अभी लास्ट 2 वीक में आप देखिएगा कि 83 की आंकड़ा हो गई है, ठीक है। 83 बीटीजी के ग्रुप्स, बटालियन ग्रुप्स वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, ठीक है। नाउ यूएसए इज टेलिंग दैट रशिया इज रेडी फॉर फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ओके। और इन्होंने ये बोला है कि अगर इफ द डिमांड्स वेर नॉट बी मीट, अगर ये डिमांड्स उनकी पूरी नहीं की जाएगी, यहां पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट भी आया है कि लगभग 1 लाख ट्रूप्स हैं वो तैनात किए गए हैं ऑन द बॉर्डर्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। यूक्रेन के बॉर्डर्स पे लगभग 1 लाख से भी ज्यादा ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया गया है रशिया की तरफ से। एंड इट हैज सेड इट इज नॉट प्लानिंग एन इन्वेजन बट इट could take unspecific military action if its security demands are not met, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हम कोई ऐसा इन्वेजन करने का कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी जो मिलिट्री एक्शन, अनस्पेसिफिक मिलिट्री एक्शन, अगर उनकी जो डिमांड है, सिक्योरिटी डिमांड्स को अगर पूरी नहीं की जाएगी तो वी विल डेफिनेटली इन्वेज, मतलब कि हम वो डिमांड्स को पूरी करवाएंगे, ठीक है। दोज includes a promise that NATO will never admit Ukraine, NATO कभी यूक्रेन को एडमिट नहीं करेगा। और डिमांड द यूएस, द NATO and the NATO have said is unexpectable, ठीक है, अनएक्सपेक्टेबल है, ठीक है। NATO को कभी यूक्रेन NATO को कभी एक्सपेक्ट, जो यूक्रेन है ये NATO में कभी नहीं आएगा, ठीक है। NATO इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप ये देख सकते हैं, दिस इज द रशिया बॉम्बर, रशियन के ये बॉम्बर्स हैं, ठीक है। 2 रशियन बॉम्बर्स ड्यूरिंग अ जॉइंट एक्सरसाइज विद बेलारूस एयरफोर्स ऑन सैटरडे, ठीक है। सैटरडे के दिन में 2 रशियन बॉम्बर्स किसके साथ जॉइंट एक्सरसाइज पे हैं? बेलारूसियन एयरफोर्स के साथ ये जॉइंट एक्सरसाइज पे हैं, तो इनकी ये इमेज है, ठीक है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वो आर्टिकल नहीं मिलेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के लिए। सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में आज कुछ इंपॉर्टेंट आया नहीं, ठीक है। सो आज हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ओके। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियो एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू।